Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. This is the last video of our chapter, the third level. अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में बात की कि चार्ली का जो फ्रेंड है सैम वीनर वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि सैम कहाँ गया है, लेकिन चार्ली फिर भी सस्पेक्ट करता है कि सैम जो है वो कहीं ना कहीं 1894 में ना चला गया हो, क्योंकि सैम हमेशा से ही चार्ली की स्टोरी सुनता आया है और चार्ली ने हमेशा से बताया है सैम को कि उसके बचपन में वो गेल्सबर्ग में किस तरीके से एंजॉय करता था। और तो और सैम को इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। सैम कहता था हमेशा से कि उसे भी उसी टाइम पे वापस जाना है, उसे भी 1894 में जो गेल्सबर्ग था उसके मजे लेने हैं। तो सैम की जो सैम जब मिसिंग हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन उसके फ्रेंड चार्ली को कहीं ना कहीं आइडिया होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि चार्ली रिकॉल करता है कि कैसे उसने सैम को समझाया था फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं, और उसने पूछा था सैम से कि तुम्हें पता है कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं। तो फिर चार्ली ने बताया कि फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं कि जिस दिन स्टैम्प इशू होती है उस दिन जो लोग स्टैम्प्स लगाते हैं वो सबसे पहले अपने आप को ही मेल कर लेते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले खाली एनवेलप्स पे वो अपनी ही स्टैंप लगा के अपने आप को घर भेज देते हैं ताकि उनकी कलेक्शन उनके पास रहे। ठीक है, तभी लिखा है एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट। ठीक है, इसके बाद डेट भी प्रूव हो जाती है कि फर्स्ट डे कवर्स सबसे पहले ये जो कलेक्टर्स हैं ये अपने आप को ही मेल कर लेते हैं कि खाली एनवेलप एक लेते हैं। अब अपने आप को तो क्या मैसेज लिखेंगे, लेकिन स्टैंप उसके ऊपर लगा के अपना एड्रेस डाल के लिख लेते हैं। The envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. कोई उसे खोलता नहीं है क्योंकि ब्लैंक पेपर होता है। कोई अपने आप को क्यों लिखेगा कुछ, है ना। तो वो ब्लैंक पेपर होता है तो कोई उसे खोलता नहीं है, बस वो जो स्टैम्प्स होती हैं वो ऊपर उसकी आई होती है और कलेक्ट कर लेते हैं फिर वो एनवेलप्स। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड one that should not have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in गेल्सबर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन चार्ली बैठा होता है और अपनी कलेक्शन को देख रहा होता है कि सडनली उसके हाथ में एक मेल लगता है, उसके हाथ में एक एनवेलप लगता है सडनली, और वो एनवेलप उसने उससे पहले कभी नहीं देखा होता चार्ली ने। और वो जो एनवेलप होता है वो किसको मेल किया गया होता है, उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे गेल्सबर्ग में उनको किसी ने भेजा होता है, और वो मेल कभी भी चार्ली ने ओपन नहीं किया होता। दैट इज व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड and it had been there since July 18, 1894। और वो जो होता है मेल उनके पास, एनवेलप वो जो होता है वो एनवेलप उनके पास जुलाई 18, 1894 से होता है, लेकिन अभी तक किसी ने खोला नहीं होता। द पोस्टमार्क showed that, yet I did not remember it at all. The stamp was a 6 cent, dull brown with a picture of President Garfield। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ली कहता है कि मुझे ये याद नहीं है कि ऑल्दो मैंने सारी स्टैम्प्स अपने पास कलेक्ट की हुई हैं, सबका मुझे आइडिया होता है एनवेलप्स का, लेकिन ये एक ऐसा एनवेलप था जिसका आइडिया चार्ली को नहीं था। और तो और वो जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर की थी, और उसके ऊपर जो पिक्चर बनी हुई थी वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर बनी हुई थी। तो चार्ली रिकॉल करता है कि उसको तो ये स्टैम्प याद भी नहीं है कि ये कब आई थी, ये कब एनवेलप था, क्योंकि आज से पहले कभी उसे उसकी कलेक्शन में दिखा ही नहीं। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside was not blank. It read, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि चार्ली सोचता है कि ग्रैंड डैड के पास ये आया होगा एनवेलप और उन्होंने वैसे का वैसे ही डाल दिया होगा, किसी ने देखा नहीं होगा ध्यान से। तो अब चार्ली क्या करता है, उस एनवेलप को ओपन करता है और उस एनवेलप में कुछ लिखा होता है। वो ब्लैक एनवेलप नहीं होता, बल्कि उस एनवेलप में एक लेटर होता है जो कि उसके फ्रेंड सैम ने उसको भेजा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कहानी में, और ये कैसे हुआ मैं आपको आगे समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि उस लेटर में क्या होता है। ठीक है, लेटर किसके लिए होता है, चार्ली के लिए होता है। सबसे पहली बात, भेजा किसने होता है, सैम ने भेजा होता है। एड्रेस लिखा है राइट साइड पे, 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level.
I have been here 2 weeks, and right now, down the street at the delis, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, seeing Nelly home. And I am invited over for lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि सैम ने ये लेटर भेजा है अपने फ्रेंड चार्ली को। कौन सी डेट से? जुलाई 18 1894। इसका मतलब क्या हुआ कि सैम अपने पास्ट में चला गया है, सैम 1894 में चला गया है, और उस टाइम सैम ने एक एनवेलप लिखा, एक एनवेलप पे लेटर लिखा है और चार्ली के ग्रैंड डैड के एड्रेस पे चार्ली के नाम से मेल किया है। ठीक है, तो चार्ली के लिए क्या मैसेज होता है? चार्ली को बताता है सैम कि कैसे गेल्सबर्ग बहुत सुंदर जगह है, कि वहां पे लोग जो हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं, और किसी ने उसके लिए लेमोनेड भी बनाया है, और वहां पे एक स्ट्रीट है जहां पे डेलीज का होम है, वहां पर लोग पियानो बजा रहे हैं, लोग फ्रंट पोर्च में आके, फ्रंट आप कह लो बालकनी में आके सारे गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम एक सॉन्ग है जो सारे आपस में गा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सैम वहां पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है, और वो अपने फ्रेंड को भी परसुएट करता है कि वो अपनी वाइफ को लेके थर्ड लेवल तक पहुंच जाए। और सैम ये भी कन्फेस करता है कि पहले मुझे बिलीव नहीं हो रहा था तुम्हारी बात में, लेकिन मैं चाहता था तुम्हारी बात सच हो, और एक्चुअली में तुम्हारी बात सच हुई। थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और कोई माने ना माने मैं मानता हूं, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे ही हूं, और मैं यहीं पे ही तुम्हें एक लेटर भेज रहा हूं। आई होप आप ये लेटर ओपन करोगे और देखोगे मेरा मैसेज। तो वो चार्ली को कहते हैं कि तुम देखते रहो, थर्ड लेवल की सर्च जो है कभी छोड़ना मत, अपनी सर्च को कंटिन्यू करना जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इट इज वर्थ इट, कि यहाँ पे तुम आओगे तो इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, ये बहुत अच्छी जगह है, तुम लुइसा को लेके जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ। तो ये मैसेज किसने लिखा होता है? सैम ने लिखा होता है। किसको लिखा होता है? चार्ली को लिखा होता है। और कब लिखा होता है? पास्ट में जाके जुलाई 18 1894 की डेट पे लिखा होता है। ठीक है, तो यहां से चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि उसका जो फ्रेंड है सैम, वो 1894 पास्ट में चला गया है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि एंड में चार्ली ऐसी चीजें भी कुछ करेगा, कुछ ऐसा भी कहेगा जिससे हम उसे बिलीव कर लें। बट स्टिल ये स्टोरी में कोई सच्चाई नहीं है, कोई सर पैर नहीं है स्टोरी का, ये अभी भी प्रॉपर इमेजिनेशन ही है चार्ली की, लेकिन फिर भी वो हमें बिलीव करवाना चाहता है कि ये स्टोरी सच है, इसीलिए ये इस तरीके से लिखी गई है। ठीक है, द नोट इज साइंड सैम। At the stamp and coin at the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do. And he certainly cannot go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सैम, उस लेटर पे सैम का साइन होता है जो उसने चार्ली को लिखा होता है, और चार्ली देखता है कि चार्ली उसके बाद कंफर्म करने के लिए जाता है, कॉइन स्टोर पे जाता है, और उसे पता लगता है कि सैम ने तो $800 के जो ओल्ड स्टाइल, $800 के बदले उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी बाय कर ली है। तो यहां से चार्ली को पक्का कंफर्म हो जाता है कि सैम जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ गया है, और सैम वापस नहीं आने वाला। $800 जो उसने पुरानी करेंसी में स्वैप करवाए हैं, एक्सचेंज करवाए हैं, वो एनफ है उसका एक नया ग्रेन का बिजनेस डालने के लिए गेल्सबर्ग में 1894 में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है $800 की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी पुराने जमाने में। तो यहाँ पे चार्ली समझ जाता है कि अब सैम वहीं पे ही रहेगा, वहीं पे एक अपना लिटिल हे बनाएगा, फीड करेगा अपने आप को, और अपना ग्रेन का नया बिजनेस जो है वहां पे ओपन करेगा। और वो हमेशा से कहता भी तो था कि मुझे वहां पे जाना है पास्ट में, और मुझे पुराने जमाने में जाना है, मुझे अपना ग्रेन का बिजनेस खोलना है, मुझे अपने पोल्ट्री रखनी है, मुझे अपने गाय भैंसे ये सब रखना है। तो ये सारी चीजें तो सैम बोलता ही था अपने फ्रेंड को। ठीक है, एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और उस टाइम पे सैम अपने पुराने बिजनेस भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। सैम का बिजनेस क्या था? सैम तो साइकेट्रिस्ट था ना। उस जमाने में तो साइकेट्रिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं करता था, किसी को जरूरत ही नहीं होती थी साइकेट्रिस्ट की। तो वही बात है कि सैम खुद भी साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, सैम खुद साइकेट्रिस्ट है, और अब वो
खुद ही इन चीजों पे बिलीव कर रहा है। तो चार्ली कहता है वाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट, कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट क्यों था फिर, कि सैम तो सैम वाज ऑलवेज सपोज टू ओपन हिज ओन बिजनेस, है ना, सैम तो हमेशा से अपना बिजनेस ही ओपन करना चाहता था, ठीक है, ग्रेन का बिजनेस। और फाइनली सैम जो है अपने पास्ट में पहुंच गया है। तो यही स्टोरी थी, एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है पूरी स्टोरी। मैंने आपको जैसे बताया कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, और ये स्टोरी यहीं पे ही एंड होती है। आई होप द स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करो, वीडियोस लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। थैंक यू।